बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं इंटेंशनली या थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से इस तरह आप लोगों के लेक्चर्स जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ ऐसे ज़रूरी काम निकल आते हैं कि कुछ ऐसे मसरूफियात होते हैं कि जिनकी वजह से मैं जो है थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो उसी वजह से आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स जो है कई दिनों तक मिस हो जाते हैं। तो ये मैं बिल्कुल इंटेंशनली नहीं करती। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। एक दिन इससे पहला जो वीडियो लेक्चर था वो जब मैं बना रही थी, मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो उस दौरान एक ऐसा काम निकल आया जिसके पीछे मुझे जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो जितना मैंने इसका पार्ट 2 बनाया हुआ था, वो थोड़ा सा लेक्चर बन गया था, वो भी मुझे डिलीट करना पड़ा। और फिर जो है आगे मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, ऐसा काम निकल आया था। तो इसी वजह से इतने दिनों तक आप लोगों के लिए मैं लेक्चर नहीं बना पा रही थी। आज जाके मुझे टाइम मिला है, तो इस पर मैं लेक्चर बना रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जितना भी कोर्स है, मैं जितना मुझसे हो सके मैं टाइम पे पूरा करने की कोशिश करूँगी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे काम निकल आते हैं, तो उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि मैं इंटेंशनली आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है, तो ये आप लोगों को जब मैं फ़र्स्ट जो कंसेप्चुअल लेक्चर एपिडेमियोलॉजी के बारे में मैं पढ़ा रही थी कि एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, उसके कुछ मैंने आप लोगों को एम्स बताए थे, तो उन्हीं से आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, टू स्टडी द कॉज आर इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ आर कंडीशन डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज़ एक्सेट्रा। ये जो एपिडेमियोलॉजी है, ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? एपिडेमियोलॉजी हम यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ीज़ की, किसी भी कंडीशन की, किसी भी डिसऑर्डर की, किसी भी डिसेबिलिटी की काज को, उसके इटियोलॉजी को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ ये है कि टू डिटरमिन द प्राइमरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल आर एज सर्टेन कॉजेटिव फैक्टर। हम वो जो प्राइमरी एजेंट होता है जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ स्टार्ट हुई है, उसको डिटरमिन करने के लिए एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम ये डिटरमिन करते हैं कि एक डिज़ीज़ को काज करने वाला प्राइमरी एजेंट कौन सा है। हम कॉजेटिव फैक्टर्स को असर्टेन करते हैं। असर्टेन कहते हैं मालूम करने को। कॉजेटिव फैक्टर्स को हम एपिडेमियोलॉजी के स्टडी के थ्रू असर्टेन करते हैं। डिटर्मिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एजेंट आर कॉजेटिव फैक्टर्स। जितने भी कॉजेटिव फैक्टर्स है या वो जो एजेंट है जिसको हमने फाइंड आउट किया है कि इस एजेंट की वजह से ये डिज़ीज़ काज होती हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम एपिडेमियोलॉजी के थ्रू मालूम करते हैं कि उन कॉजेटिव फैक्टर्स के, उस एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट नहीं कर लेते, तब तक हम उसके लिए कंट्रोल मेजर भी नहीं कर सकते। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा डिफाइंड मूड ऑफ ट्रांसमिशन। एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम मूड ऑफ ट्रांसमिशन का पता लगाते हैं कि ये जो कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई है, उसकी मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मूड ऑफ ट्रांसमिशन का अगर हम पता लगाए, तो फिर जाके हम उसके सामने बैरियर बना सकते हैं, उसको एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। डिटरमिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। एनवायरनमेंट में उसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वगैरह है जिनकी वजह से मज़ीद कंट्रीब्यूशन मिलती है उस डिज़ीज़ को, उसका हम पता लगाते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के थ्रू। इसके अलावा आइडेंटिफाई एंड डिटरमिन जियोग्राफिक पैटर्न, और उसका जियोग्राफिक पैटर्न हम मालूम करते हैं कि जिस एरिया में ये स्टार्ट हुई है, तो उसमें किस पैटर्न से स्टार्ट हुई है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस सब का हम पता लगाते हैं एपिडेमियोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा ये भी लिखा है कि टू डिटरमिन डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट ऑन द नेचुरल कोर्स ऑफ डिज़ीज़ डिसेबिलिटी इंजरी एंड डेथ। कोई डिज़ीज़ हुई है, कोई इंजरी हुई है, कोई डिसेबिलिटी हुई है या फिर डेथ काज हुई है, तो उसका हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू हम उसका जो नेचुरल कोर्स है कि किस तरीके से वो डिज़ीज़ जो है उसका कोर्स क्या था, कहाँ से वो आया था, कितने मुद्दत तक वो कंटिन्यू रहा है, और कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से अगर डेथ काज हुई है तो ये डेथ हुई है।
ये सारी चीज़ें जो है हम एपिडेमियोलॉजी के स्टडी के थ्रू डिटरमिन भी करते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। इन सब चीज़ों को हम रिपोर्ट कर देते हैं, आगे हम बता देते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें हुई थी वक्तन फ़वक्तन, जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई है, ये डिसेबिलिटी काज हुई है या फिर ये डेथ काज हुई है। टू एड इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, और फिर उन डिज़ीज़ को, उन डिसेबिलिटीज़ को, उन डेथ के काजेज़ को हम रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम कोई हेल्थ सर्विस या हेल्थ प्रोग्राम वगैरह उनको प्लान करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। तो उसमें एपिडेमियोलॉजी हमारी मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं? ये जितने भी चीज़ें हमने अभी स्टडी की कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू हम कॉजेटिव फैक्टर्स को मालूम करते हैं, एजेंट के कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करते हैं, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को मालूम करते हैं। तो अगर हमने एपिडेमियोलॉजी के थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन मालूम कर लिया है, कॉजेटिव एजेंट मालूम कर लिया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लिए हैं, तो इन्हीं सब इन्फॉर्मेशंस को जब हम इकट्ठा करेंगे तो फिर हम जो प्लान बना रहे हैं, जो हम हेल्थ सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं, जो हम प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हैं, उसमें हमारी ये इन्फॉर्मेशन मदद करेंगी। इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के थ्रू हम अपने हेल्थ सर्विसेज में ऐसे मेजर्स, ऐसे कंट्रोल मेजर्स डाल पाएंगे जो कि आगे जाके इफ़ेक्टिव होंगे। टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग डेटा हमें प्रोवाइड करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग डेटा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का मतलब ये होता है कि कोई भी डेटा, यानी एक डिज़ीज़ जो है वो किसी जगह स्टार्ट हुई है तो उसके लिए हम जितना भी वो डेटा इकट्ठा करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आई थी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई और इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वगैरह क्या है, ये सब कहलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। और प्लानिंग डेटा यानी जो भी हम प्लान करते हैं, सर्विस प्रोग्राम प्लान करते हैं, तो उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा या प्लानिंग डेटा, जितना भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं तो वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू करते हैं। यही एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है जो हमें ये सारे डेटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, पर्पस इसका मकसद लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डेवलपिंग डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स फॉर ग्रुप्स एट रिस्क। वो लोग जो रिस्क पे हैं उनके लिए कोई कंट्रोल, कोई प्रिवेंशन मेजर्स करने के लिए बेसिस हमें फराहम करती है। एपिडेमियोलॉजी का मकसद ये है कि अगर हम किसी पॉपुलेशन के लिए जो रिस्क पे हैं, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल रिस्क पे हैं, तो उनके लिए अगर उनको उस रिस्क से बचाने के लिए, उस डिज़ीज़ से बचाने के लिए हम अगर कोई प्रिवेंशन मेजर्स कर रहे हैं, कंट्रोल मेजर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिस हमें एपिडेमियोलॉजी प्रोवाइड करती है। एक इन्फॉर्मेशन के, एक डेटा के शक्ल में हमें उस डिज़ीज़ से रिलेटेड इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे देती हैं कि उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर हम सही तरीके से कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। दिस ट्रांसलेट्स इनटू डेवलपिंग मेजर्स टू प्रिवेंट और कंट्रोल डिजीज़। और जब ये एपिडेमियोलॉजी जो है ये हमें ट्रांसलेट करती हैं, हमें बताती हैं, हमें समझाती हैं कि किस तरीके से हमने प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए मेजर्स जो है वो तैयार करने हैं। टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि एपिडेमियोलॉजी के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से 2 जो है वो इसके बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं। एक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एक एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो मैंने आप लोगों को कुछ थोड़ी सी कंसेप्ट जो है इनके बारे में दे दी थी। मेन बातें आपने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के लिए ये याद रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को देखते हैं इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन। कि अगर एक डिज़ीज़ आई है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसका पैटर्न, वो किस पैटर्न से जो है वो बढ़ रही है आगे, किस टाइम में आई है, टाइम किस सीज़न में आई है, कितना टाइम उसको आए हुए हुआ है और किस जगह वो आई है, वो जियोग्राफिकल प्लेस क्या है और किन लोगों को हुई है। ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखते हैं। और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम कोई भी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो होता है, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, कोई भी एक बात जो है वो अगर कही जाए, यानी कोई भी इस तरह बात कही जाए कि किसी चीज़ का काज दिया जाए कि ये है तो इसकी वजह से ये कंडीशन हुई है, तो वो हाइपोथेसिस कहलाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस यानी एक्चुअली एक आइडिया होता है जो कि जिसमें कोई आर्गुमेंट जो है वो सामने रखी जाती है कि
मतलब कि ये इट माइट बी ट्रू, ये जो है ट्रू हो सकती है कि अगर ये कंडीशन है तो इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो बनी हुई है, तो इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। तो ये जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है इसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो डिज़ीज़ काज हुई है तो उसके काजेटिव फैक्टर्स क्या है, काजेटिव फैक्टर्स के साथ उस डिज़ीज़ की हम जो इंटरकनेक्शन है वो देखते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के स्लाइड्स में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर, एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़ इन ए पॉपुलेशन एंड ऑब्जर्विंग द बेसिक फीचर्स ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यानी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम किसी भी डिज़ीज़ की एक पॉपुलेशन के अंदर, एक मखसूस पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं और ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस, पर्सन हम देखते हैं कि किस टाइम आई है, कितना वक्त हुआ है, किस जगह में आई है, किन लोगों को ये डिज़ीज़ हुई है। टिपिकल स्टडी डिज़ाइन, कम्युनिटी हेल्थ सर्वे, टिपिकल स्टडी डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम कौन सा टिपिकल स्टडी डिज़ाइन यूज़ करेंगे, हम कम्युनिटी हेल्थ सर्वे करेंगे। अगर हम कम्युनिटी हेल्थ सर्वे करेंगे तो फिर वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहलाती है कि उसमें हम सर्वे करते हैं, सर्वे के थ्रू कम्युनिटी में ये पता लगाते हैं कि डिज़ीज़ कौन सी है। डिज़ीज़ का पता लगाने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि किस टाइम आई थी, किस जगह में आई थी, जगह के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जिनकी वजह से उस जगह में आई हैं, पर्सन किन लोगों को हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है हम कम्युनिटी हेल्थ सर्वे के अंदर देखते हैं। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ सर्वे है इसमें हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सर्वे जब हम करते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो हम करते हैं उसके लिए सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। सिनोनिम्स क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी हम कह सकते हैं या इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कह सकते हैं। तो ये आपने याद रखनी है, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के लिए सिनोनिम्स जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज़ की जाती हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो दोनों जो है आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। इसके बाद एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें लिखा है टेस्टिंग ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए डिजीज़ टू अ प्यूटेटिव काज बाय conducting epidemiologic study that relates the exposure of interest to the disease of interest। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आ गई है प्यूटेटिव काज या पुटेटिव या प्यूटेटिव, जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो पुटेटिव काज जो है वो किस काज को कहते हैं, यानी कोई भी वो काज जिस पे ये बिलीव किया जाता है कि हाँ इसकी वजह से ये कंडीशन है, चाहे वो ट्रू हो या नहीं। अभी तक प्रूफ नहीं है कि वो ट्रू है कि वाकई उसी की वजह से ये होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी डिज़ीज़ के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मलेरिया है, मलेरिया के बारे में फ़र्ज़ कर ले, कंसीडर कर ले कि मलेरिया के बारे में ये यकीन रखा जाता है कि जो मस्कीटोज़ होते हैं ये जब काटते हैं किसी इंसान को तो मलेरिया हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो बिलीव रखा जाता है ये ट्रू है, लेकिन ये जो बिलीव रखी जाती है कि मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है तो ये इसका प्यूटेटिव या पुटेटिव काज कहलाता है। तो जो यहाँ पे क्या करते हैं, अब पुटेटिव काज का आप लोगों को पता चल गया है, तो अब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी को देख ले कि टेस्टिंग ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए डिजीज़ टू ए प्यूटेटिव काज। यानी इसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कोई भी हाइपोथेसिस अगर बनी है, फॉर एग्जांपल मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है, ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक मलेरिया की मच्छर का काटना जो है वो एक पुटेटिव काज है। तो अब हम क्या करते हैं, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम ये टेस्ट करते हैं कि ये स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है कि मच्छर काटने की वजह से मलेरिया होता है, क्या ये सही है या नहीं। हम देखते हैं कि ये जो मच्छर का काटना इस डिज़ीज़ की, मलेरिया की पुटेटिव काज है, इस मच्छर के काटने और इस डिज़ीज़ मलेरिया के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, क्या वाकई ऐसा होता है कि मच्छर काटने की वजह से मलेरिया हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए हम स्टडी करते हैं, जिसमें दैट रिलेट्स द एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट टू द डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारी डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट यानी मलेरिया है और एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट मच्छर के सामने एक्सपोज होना है, इन दोनों को हम रिलेट करके देखते हैं कि क्या मच्छर के सामने एक्सपोज होने से वाकई मलेरिया जो है हो सकती है या नहीं। टिपिकल स्टडी डिज़ाइंस, कोहर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी। तो यहाँ पे कोहर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी जो है वो हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। यानी किसी डिज़ीज़ के उसके जो
काजेटिव फैक्टर हैं उनके साथ इंटर रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए हम कोहर्ट और केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कोहर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी जो है दोनों एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन के टाइप्स है। जो भी एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइंस हैं तो उनके ये दो टाइप्स होते हैं। कोहर्ट स्टडी में क्या होता है, कोहर्ट स्टडी में हम एक ऐसे लोगों को ले लेते हैं जिनको अभी डिज़ीज़ नहीं हुई है, जो अभी जिनको डिज़ीज़ उनमें पैदा नहीं हुई है, लेकिन वो इस रिस्क पे है कि उनको डिज़ीज़ पैदा हो सकती है। तो हम उनको फॉलो करते हैं कि अभी उनमें वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनमें कोई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्मोकर्स है, स्मोक कर रहे हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं कि कब जाके इनको डिज़ीज़ जो है वो डेवलप होगी। यानी प्रेजेंट में अभी उनको जो है एक्सपोजर है, रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर है, लेकिन उनको जो है कोई आउटकम अभी तक नहीं है, कोई डिज़ीज़ नहीं आई है। फ्यूचर में जाके उसका जो आउटकम है वो मालूम करने के लिए हम उनको फॉलो करते हुए आते हैं कि ये लोग रिस्क फैक्टर पे है, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आगे जाके इनको डिज़ीज़ डेवलप कब होगी और वो जो है किस टाइम होगी, उसके लिए हम फिर उनको फॉलो करके आते हैं। यानी रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए हम फॉलो करते हैं और फ्यूचर में उसका जो आउटकम आएगा उसके लिए हम देखते हैं। तो ये कहलाती हैं कोहर्ट स्टडी। और जो केस कंट्रोल स्टडी है, तो केस कंट्रोल स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम आउटकम जो है वो आ चुकी होती हैं और उस आउटकम को देखते हुए हम पास्ट में जाके देखते हैं कि अगर इन लोगों को ये डिज़ीज़ हुई है, ये आउटकम हुई है, ये डिज़ीज़ हुई है, तो पास्ट में किन रिस्क फैक्टर के साथ इनका एक्सपोजर हो चुका है, जिन फैक्टर्स की वजह से इनको ये डिज़ीज़ हुई है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक डिज़ीज़ अकर हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पॉपुलेशन को हमने देखा कि उनको टीबी है उनको, तो अब हम उनमें से टीबी के पेशेंट्स जो है उस पॉपुलेशन में से उनको अलग करते हैं, उनको हम अभी अलग करते हैं और उनसे हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं, हम इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अब ये जिन लोगों को, जिन ग्रुप को डिज़ीज़ अभी प्रेजेंट में अकर हुई है, तो ये लोग क्यों इस डिज़ीज़ से सफ़र हुए हैं, इनके साथ क्या ऐसा हुआ था, कौन सी चीज़ जो है उसके साथ इनकी एक्सपोजर थी जिसकी वजह से ये टीबी उनको हुई है। और इसमें हम इसी पॉपुलेशन में उन लोगों को भी देखते हैं जिन लोगों को ये डिज़ीज़ नहीं हुई है। यानी वो जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ लोगों को टीबी हुई है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको टीबी नहीं हुई है। तो फिर वो जो लोग उसमें डिज़ीज़ उनको नहीं हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, उस एरिया के वो लोग जिनको डिज़ीज़ नहीं हुई है उनको कंट्रोल कहा जाता है। और जिन लोगों को वहाँ पे डिज़ीज़ हुई है, जो कि डिज़ीज़ में मुब्तला है, तो वो एक केस हो गया हमारे साथ, तो इसीलिए इसको केस कंट्रोल स्टडी कहा जाता है। वो कंट्रोल पीपल भी हम देख लेते हैं कि एक ही एनवायरनमेंट में रहते हुए कुछ लोगों को टीबी हुई है, उनको हम केस कहते हैं, और कुछ लोगों को नहीं हुई है, उनको हम कंट्रोल कहते हैं। तो इसको केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं कि अभी इस पॉपुलेशन में अगर इनको कुछ को टीबी हुई है, कुछ को टीबी नहीं हुई है, तो इसके क्या क्या वजूहात है, उसके लिए हम पास्ट में जाते हैं। आउटकम आ चुकी है, टीबी हो चुकी है, उसके लिए हम पास्ट में जाते हैं कि इस इन्वायरमेंट में ऐसी कौन कौन सी रिस्क फैक्टर्स थी जिनकी वजह से इन लोगों को टीबी हुई, और इनमें ऐसी कौन कौन सी कमज़ोरियाँ थी, कौन कौन ससेप्टिबिलिटी थी जिनकी वजह से इनको टीबी हुई। और जो दूसरे लोग हैं जिनको नहीं हुई है, जिनको हमने कंट्रोल का नाम दिया हुआ है, तो वो ऐसे क्या चीज़ें यूज़ कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स उनके पास थे जिसकी वजह से उनको ये डिज़ीज़ नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम स्टडी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज़ द एंटीसीडेंट टू एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है वो एंटीसीडेंट है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी के। तो एंटीसीडेंट किसे कहा जाता है? एंटीसीडेंट मींस एग्जिस्ट बिफोर, यानी इससे पहले आता है। जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी से पहले आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो उसमें हम किसी डिज़ीज़ को लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये डिज़ीज़ अगर आई है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी पैटर्न किस टाइम आई है, किन लोगों को हुई है, किस जगह हुई है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके काजेटिव फैक्टर्स क्या है, यानी उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के बाद हम एनालिटिकल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि काजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
अगर ये समझा जाता है कि किसी एक काज की वजह से ये होती है, कोई हाइपोथेसिस बनी है, उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। इसके अंदर हम कोहॉर्ट स्टडी करके देखते हैं, हम इसके अंदर केस कंट्रोल स्टडी करके देखते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी जो है वो पहले आती है, एग्जिस्ट बिफोर करती है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़ रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू एनालिटिकल स्टडी के अंदर हमें ये पहले से ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि नो वेयर टू लुक, नो व्हाट टू कंट्रोल फॉर डेवलप विएबल, वर्थवाइल, वर्केबल, डुएबल एक्सेट्रा हाइपोथेसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स के एपिडेमियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्यों ज़रूरी है कि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी से पहले होना चाहिए, क्योंकि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कहाँ पे देखना है, हमें किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए देखना है, हमें कोई एक विएबल कहा जाता है, एक काबिल अमल, एक वर्थवाइल जो है काबिल कदर को कहा जाता है, एक वर्केबल, डुएबल यानी काबिल अमल हमें हाइपोथेसिस चाहिए होती है, और वो काबिल अमल हाइपोथेसिस जिस पे हम काम कर सके, ऐसा हाइपोथेसिस हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के थ्रू मिलती है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हमें हाइपोथेसिस मिलती है, और हाइपोथेसिस मिलने के बाद जाके एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। 3 essential characteristics of disease that we look for in descriptive studies are descriptive epidemiology के अंदर, descriptive study के अंदर हम तो 3 जो है वो essential characteristic of disease देखते हैं। वो 3 essential characteristic क्या है डिजीज़ के? पर्सन, प्लेस एंड टाइम। पर्सन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो डिज़ीज़ किस एज के लोगों को हुई हैं, किस जेंडर को हुई है, मेल को हुई है, फीमेल को हुई है, किस इथनिसिटी में वो डिज़ीज़ है। इथनिसिटी मीन्स कि किस नस्ल में है। कुछ डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जो कि इतने स्पेसिफिक होते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मिसाल दे दूँ, जो पठान है तो इनमें डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डायबिटीज़ इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये लोग मीठे चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मीठे चीज़ों को पसंद ज़्यादा करने की वजह से इनमें इथनिकली डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे अगर नस्लों को अगर हम देखें तो यही है। इसके अलावा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हम देखते हैं कि इनके कई फैमिली में ये डिज़ीज़ जो है वो रन करती थी या नहीं। कंकरेंट डिज़ीज़ हम देखते हैं। कंकरेंट डिज़ीज़ मींस के कंकरेंट डिज़ीज़ को हम ड्यूअल डिज़ीज़ भी कहते हैं कि साथ में कोई और डिज़ीज़ तो नहीं है। जो डिज़ीज़ हम स्टडी कर रहे हैं इसके अलावा तो उस बंदे में कोई और डिज़ीज़ तो नहीं है, वो हम देखते हैं। इसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग हम देखते हैं उन लोगों में, क्योंकि डाइट कैसी है, कोई स्मोकिंग तो नहीं है, एक्सरसाइज वो करते हैं या नहीं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर हम देखते हैं कि उनका कोई ऐसा बिहेवियर तो नहीं है जो कि रिस्क फैक्टर उसमें शामिल हो उस डिज़ीज़ के लिए। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम देखते हैं उनका। ज़ाहिरी सी बात है स्टूडेंट्स के सोसाइटी का और इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा असर होता है एक डिज़ीज़ के प्रोडक्शन में। जितने भी पुअर पीपल होते हैं तो वो ज़्यादा इस रिस्क पे होते हैं कि अनहाइजीनिक कंडीशन उनकी होती है, उनकी सही उनको घर नहीं होता, खाने को उनके साथ न्यूट्रिशन सही तरीके से उनकी नहीं होती, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी हेल्थ ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो इसीलिए हम उन लोगों का, जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस पॉपुलेशन को, उनका हम सोशियो इकोनॉमिक उसका स्टेटस देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं कि वो लोग इलिटरेट है या वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको किस चीज़ की किस हद तक समझ आती हैं। उनके ऑक्यूपेशन को भी हम देखते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे फैक्ट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और उसमें कुछ लोग काम करते हैं तो उनको में भी लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इसीलिए हम ऑक्यूपेशन को देखते हैं। इसके अलावा प्लेस की बात अगर आ गई तो किस जगह ये डिज़ीज़ हुई है, किस पैटर्न से आई है, उसको हम देखते हैं। उस जियोग्राफिक प्लेस को देखते हैं कि जगह कौन सी है, जगह कैसी जगह है, इसमें जो है मौसम कैसा है। जियोग्राफिक प्लेस कोई ट्रॉपिकल एरिया तो नहीं है। मैं जब आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ा रही थी तो वहाँ पे ट्रॉपिकल डिजीज़ का मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी भी होती है, साथ में गर्मी भी होती है, जो कि ट्रॉपिक्स में लाई करते हैं। तो ऐसे इलाकों में कुछ
डिजीज़ जो है वो स्पेसिफ़िकली ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिक प्लेस को देखने का मकसद यही है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स आर वेक्टर्स। देखिए हम देखते हैं कि एजेंट और वेक्टर्स जो है वो तो इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है, उनकी प्रेजेंट होने की हम उसकी देखते हैं कि कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो वेक्टर्स वगैरह होते हैं ये प्लेस स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसा कि पेशावर के अंदर कहा जाता है कि जो तहकाल होता है तो वो वहाँ पे ज़्यादातर मस्कीटोज़ पाए जाते हैं, वो एरिया ज़्यादातर वेट एरिया होने की वजह से, तो वहाँ पे वेक्टर्स जो है मस्कीटोज़ जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोगों को डेंगू जो है वो होती रहती है। इसके अलावा क्लाइमेट हम देखते हैं, उस जगह के क्लाइमेट को हम चेक करते हैं। जियोलॉजी वहाँ पे हम करते हैं। जियोलॉजी मींस कि हम वहाँ पे उस प्लेस की स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम देखते हैं कि वहाँ पे लोगों की डेंसिटी कैसी है, लोग वहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा आबादी तो ज़्यादा नहीं है, आबादी जब ज़्यादा होती है तो अनहाइजीनिक कंडीशन फिर ज़्यादा होती है उस एरिया में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम देखते हैं, उनके न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस को देखते हैं कि किस तरीके से वो न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, वो सारी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनको एसेस होती है या नहीं। मेडिकल प्रैक्टिस देखते हैं कि वो लोग अगर बीमार होते हैं तो सर्विसेज को यूज़ करते हैं या नहीं, सर्विसेज के बारे में उनकी क्या मेंटलिटी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जियोग्राफिक प्लेस को जब हम स्टडी करते हैं। जियोलॉजी की डिफिनीशन यहाँ पे डाली गई है कि द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सब्सटेंस ऑफ अर्थ, देयर हिस्ट्री एंड द प्रोसेसेस विच एक्ट ऑन देम। जियोलॉजी वो साइंस होती है जिसके अंदर अर्थ जो है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को, उसके अंदर मौजूद सब्सटेंसेस को, उनके हिस्ट्री को और उनमें जो प्रोसेसेस होती हैं उन सब को स्टडी किया जाता है, तो ये जियोलॉजी कहलाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम के अंदर, प्लेस के अंदर हम जियोलॉजी करते हैं, प्लेस को हम जियोग्राफी को स्टडी करते हैं, जियोग्राफिकल प्लेस को हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे टाइम के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो टाइम के अंदर इन टर्म ऑफ टाइम हम देखेंगे, कैलेंडर में टाइम देखेंगे कि डिजीज़ आई थी तो किस टाइम आई थी, कौन से दिनों में आई थी। टाइम सिंस एन इवेंट, यानी ये जो इवेंट, ये जो डिज़ीज़ आई हुई है, ये कंडीशन फैली हुई है, उस टाइम से लेके अभी तक कितना टाइम हुआ है, कितना अरसा इसमें गुजर गया है, कितना वक्त लगा है। फिजियोलॉजिकल साइकिल्स को हम देखते हैं, तो स्ट्रेस यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल साइकिल्स की कंसेप्ट आ जाती हैं, तो इसमें ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिदमिक जो साइकिल्स होते हैं तो वो टाइम को शो करते हैं। पिछले ज़माने में इस तरह हुआ करता था कि टाइम की कोई घड़ी वगैरह, क्लॉक, ये सब नहीं थे, तो उस टाइम यही जो रिदमिक साइकिल्स होते हैं बॉडी के, जैसे स्लीप अवेक साइकिल हो गया, या जब रात हो जाती थी तो कुछ इवेंट्स जो है वो उसके साथ मुंसलिक करते थे। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके साथ फीमेल्स के लिए कुछ बातें जो है, कुछ ऐसी डिजीज़ वगैरह का भी और कुछ दूसरे जो है बातें भी वो इसके साथ मुंसलिक करते थे। तो इसीलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो रिदमिक साइकिल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो वो टाइम को शो करते हैं, तो इसीलिए हम इन टर्म ऑफ टाइम जो है वो इन फिजियोलॉजिकल साइकिल्स को भी देखते हैं। स्लीप अवेक साइकिल को हम देखते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो स्लीप अवेक साइकिल में, जैसे कि स्लीप एपनिया को ही देख ले। स्लीप एपनिया जो है वो अक्सर बंदा जब सो जाता है तो सोए हुए उसको स्लीप एपनिया हो जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम से जो है उठ जाता है। इसके अलावा कार्डियक साइकिल स्पेसिफिक कुछ डिजीज़ हो सकते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एक्टिविटी की जा रही हो, स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एक्टिविटी करते वक्त अगर इरेगुलर कार्डियक साइकिल हो गया तो इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं हार्ट से रिलेटेड। रिस्पायरेटरी साइकिल, रिस्पायरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये सीजनल स्पेसिफिक होते हैं। ज़्यादातर जो टाइम आता है सर्दियों का टाइम, सर्दियों के टाइम में रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे टाइम में। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पे बताया गया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कुछ डिजीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टाइमिंग होती है उसको भी, उसके साथ भी हम मुंसलिक कर सकते हैं, जैसा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होती हैं, PMS जिसे हम कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो वो क्या होता है कि अक्सर 1 या 2 हफ्ते मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले, जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले 1 हफ्ते पहले या फिर 2 हफ्ते पहले वो जो सिम्टम्स होते हैं इसके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ डिजीज़ जो है वो हम इन साइकिल्स के साथ मुंसलिक कर सकते हैं, तो इसीलिए इन रिलेशन ऑफ टाइम ये यहाँ पे दी गई है। एज को हम देखेंगे कि टाइम सिंस बर्थ,
किस एज में वो डिज़ीज़ जो है वो उन लोगों को हुई है, बाय बर्थ वो डिज़ीज़ उनमें मौजूद है, या फिर एडल्टहुड में हुई है, या फिर जो है वो ओल्ड एज में उनको वो डिज़ीज़ हुई है। सीजनलिटी को हम देखेंगे, मौसम को हम देखेंगे, कौन सा मौसम है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, या फिर जो है वो गर्मियाँ भी है, साथ में बारिश हुई तो उस वजह से वो डिज़ीज़ आई। इसके अलावा टेम्पोरल ट्रेंड्स हम देखते हैं। टेम्पोरल ट्रेंड्स का मतलब है स्टूडेंट्स, टेम्पोरल कहा जाता है इन रिलेशन टू टाइम। हम जब किसी चीज़ को बयान करते हैं, किसी चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके लिए टेम्पोरल लफ्ज़ यूज़ होती है। और ट्रेंड्स मीन्स हम कह सकते हैं कंडीशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है, ये जो कंडीशन आई है, इसको हम इन रिलेशन टू टाइम डिस्कस करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इस डिज़ीज़ की कंडीशन क्या थी, फिर जब टाइम चेंज हुई तो फिर इसकी कंडीशन क्या हुई, इस तरह हम देखते हैं। तो इसको कहा जाता है किसी भी डिज़ीज़ का टेम्पोरल ट्रेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है यहाँ तक। आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे आज का ये लेक्चर। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके पार्ट 3 में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाऊँगी, जिसके साथ ये यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।